नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान में संशोधन। तो इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये उपयोगी है। तो इसको अंत तक देखें और अपना राय जो है वो कमेंट द्वारा हमको दें ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें। तो चलिए बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्लास में ही हैं हम। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? संविधान में संशोधन, है ना। संविधान में संशोधन। तो इससे आपके किस तरह क्वेश्चन बनते हैं? तो संविधान में भी जो हमारा सर्वोच्च कानून है उसमें भी संशोधन हो सकता है। और यहाँ पे संशोधन का क्या मतलब है? तो संशोधन का मतलब है कि हमारे संविधान में कोई नया प्रावधान जोड़ा जाना या किसी प्रावधान को हटाना या किसी प्रावधान में थोड़ा बहुत जो है वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या संशोधन का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 368 में है। फिर आगे चलते हैं हम। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ चुका है ये कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है। लिख देगा राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या संसद। तो आपका आंसर क्या होगा? संसद, है ना। फिर अगला चलते हैं हम कि संविधान में संशोधन करने की कितनी तरह के प्रकार हैं, माने कितने प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। तो कितने प्रकार से? मुख्य रूप से 3 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो हमने लिख रखा है। पहला है आपका समान बहुमत से। तो ये आपके 368 के बाहर का संशोधन है, 368 इसमें लागू नहीं होता। तो संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए क्या प्रावधान है आपका कि समान बहुमत से दोनों सदनों के, माने लोकसभा और राज्यसभा के समान बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन हो जाता है। दूसरा क्या है आपका? विशेष बहुमत से। और तीसरा क्या है आपका? विशेष बहुमत और साथ में क्या? कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति। कम से कम ये याद रखिए पुस्तक एग्जाम में कितने राज्यों के, कि 2/3 राज्यों के। तो 2/3 राज्य ही होते हैं आधे, आधे का मतलब होता है 2/3 ही। तो यहाँ पे 2/3 शब्द यूज नहीं किया गया है। अनुच्छेद 368 में आधे राज्य विधानमंडल। तो आधे मतलब सीधे सीधे अपन कहते हैं 50%। तो कितने राज्य हैं अपने यहाँ? 28 राज्य हैं। तो कम से कम 14 राज्यों का जो है वो विधानमंडल उसको एक्सेप्ट करें। और चलिए हम चलते हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहला प्रक्रिया क्या है आपकी? समान बहुमत से। तो संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके लिए कोई जटिल प्रक्रिया अपनाई जाए। तो उनमें हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संशोधन की जो है वो एक बहुत ही सरल प्रक्रिया, जो सबसे सरल प्रक्रिया आपकी यही है, समान बहुमत से। तो इसमें क्या होता है कि संसद के दोनों सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, यदि उस प्रस्ताव को, संविधान संशोधन के उस प्रस्ताव को यदि साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं और उसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो संविधान संशोधन हो जाता है। दूसरा प्रकार क्या है आपका? विशेष बहुमत से। तो थोड़ा सा ये कठोर प्रक्रिया है। तो संविधान के अधिकांश भागों में अगर पूछे कि किस प्रक्रिया से संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन हो सकता है तो वो आपका यही है, विशेष बहुमत। माने संविधान के अधिकांश सबसे ज़्यादा भाग में संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विशेष बहुमत से। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यदि संविधान में कोई संशोधन का कोई प्रस्ताव है तो उसको अगर सदन के दोनों सदन अगर उसको जो है वो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं और वो प्रस्ताव किसके पास जाता है? फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? उसको यदि अनुमति दे देता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ये लोग नोट कर लीजिएगा आप लोग बाद में, है ना, कि राष्ट्रपति नियम क्या है? यदि कोई स्वीकृति के लिए कोई मामला राष्ट्रपति पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति एक बार उसको जो है वो पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है।
लेकिन यहाँ संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, बल्कि वो उसको स्वीकृति देने के लिए जो है वो आबद्ध है। तो संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का विवेक नहीं है, उसको स्वीकृति देने के लिए जो है वो बाध्य बनाया गया है। फिर हम अगला चलते हैं। तो अगला आपका क्या है? विशेष बहुमत, माने ये प्रक्रिया तो अपनाएंगे ही हम, और इसके साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तो राज्य विधानमंडल हमने बताया था आपको, राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा, और यदि उस राज्य में विधान परिषद है, यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद। तो ये इस प्रक्रिया को अपना करके फिर क्या किया जाता है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है वो राज्यों को भेजा जाता है, और फिर वहाँ के जो विधानमंडल है उसमें ये प्रस्ताव रखे जाते हैं। यदि वो विधानमंडल इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो फिर संविधान में संशोधन हो जाता है। तो कितने राज्य विधानमंडल के लिए जरूरी है? तो आधे। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के रूप में बनता है आपका कि कम से कम कितने राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। तो कितने? कम से कम आधे राज्यों के, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति जो है वो आवश्यक है। और इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं? तो इसमें ज़्यादातर वो प्रावधान हैं जो संघात्मक शासन प्रणाली से जुड़े हुए हैं, जो संघात्मक शासन प्रणाली से जुड़े हुए हैं, या जिनमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का जो है वो वितरण किया गया है। तो यदि इस तरह के प्रावधान हैं तो उनमें जो है वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? ये तीसरी वाली। कौन सी तीसरी वाली? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तो कौन कौन से प्रावधान है? हमने कुछ प्रावधान लिख रखे हैं, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन संबंधी प्रावधान में अगर कोई हमको बदलाव करना है तो कौन सी प्रक्रिया से किया जाएगा? इस प्रक्रिया से। फिर आपका है केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति से संबंधित प्रावधान। फिर है आपका एससी मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट, और एससी हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान। माने यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से संबंधित कोई प्रावधान है उसमें अगर संशोधन करना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? ये तीसरी प्रक्रिया हमको अपनाना पड़ेगा। इसी तरह से केंद्र राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का वितरण, तो हमने ये वीडियो में पढ़ाया है अभी, प्रशासनिक शक्तियों का वितरण और विधायी शक्तियों का वितरण, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आपका स्वयं 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध बताए गए हैं। इसमें सूचियाँ दी गई हैं 3 और उसमें विषय दिए गए हैं। तो यदि इस सूची में कोई परिवर्तन करना है, कोई चीज़ हटाना है या कोई सब्जेक्ट जोड़ना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे हम? ये तीसरी वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। इसी तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित प्रावधान आदि है ना, और भी प्रावधान है लेकिन मुख्य हमने आपको बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण 1 लाइन फैक्ट हैं आपके ये जो एग्जाम में आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये आता है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव अगर कोई लाया जा रहा है तो सर्वप्रथम वो किस सदन में आएगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में पहली बार पेश कर दे, चाहे पहली बार राज्यसभा पेश कर दे। तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है वो किसी भी सदन द्वारा जो है वो शुरू किया जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरा आपका ये है कि संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन क्या हो सकता है? तो नहीं। सामान्य स्थिति हम क्या देखते हैं, हमने पढ़ा भी था, हमारा अनुच्छेद 108 है। तो यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी प्रस्ताव पर अगर उनमें मतभेद है तो राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 108 के अनुसार क्या करता है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन में यदि लोकसभा और राज्यसभा के जो मत हैं, विचार है वो अलग अलग हैं, इनके विरोध है, तो भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो संयुक्त अधिवेशन का यहाँ प्रावधान नहीं है। फिर अब देखते हैं कि हमारी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है क्या वो बहुत कठोर है या का बहुत सरल है, या ना तो अत्यधिक कठोर है ना अत्यधिक सरल है। तो जैसे हमने देखते हैं कि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? अत्यधिक कठोर है। ब्रिटेन में हम देखते हैं वहाँ पे तो कोई संविधान ही नहीं है, वहाँ का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है, माने कुछ सरकारी प्रस्ताव है उन्हीं को जो है संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो वहाँ पे बहुत सरल है, एक समान कानून की तरह उसमें संशोधन हो सकता है। लेकिन भारत में देखें अगर
तो भारत में 3 तरह की प्रक्रिया है, ये तो अत्यधिक सरल है, ये थोड़ा कठिन है और ये वाली प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है। तो इस प्रकार से भारत ने क्या किया है कि मध्यम मार्ग अपनाया है। तो हम निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो अत्यधिक कठिन है, ना अत्यधिक सरल है, बल्कि हमने क्या है, मध्यम मार्ग अपनाया है। फिर आगे चलते हैं हम कि संविधान में जनमत संग्रह का क्या कोई प्रावधान है कि जनमत संग्रह द्वारा संशोधन हो सकता है? तो नहीं, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जनमत संग्रह करा के संविधान में संशोधन किया जा सके। फिर आपका एक प्रश्न पूछता है, हमने बताया था कि संविधान में संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। लेकिन ये शक्ति जो है बिल्कुल असीमित नहीं है, असीमित नहीं है ना, उसमें कुछ सीमाएं हैं। ये किस मामले में? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संविधान में संशोधन करने की पावर संसद को है, लेकिन ये असीमित नहीं है। संसद संविधान के आधारभूत ढांचे, जो आधारभूत संरचना है, मतलब कुछ बेस है, कि अगर उसको हटा लिया जाएगा तो हमारे संविधान का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, या हमारे संविधान के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के आधारभूत ढांचे को जो है नष्ट नहीं कर सकती है, मतलब आधारभूत ढांचे को छोड़ करके संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? हमने बताया था क्लास में आपको 105। तो आज कौन तारीख है? आज आपकी 31 मार्च 2022 तक, अभी तक जो है वो हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 104 संशोधन अभी तक जो है वो किए जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता एग्जाम में आपके। और मेरा अगला वीडियो जो है वो संविधान संशोधन पे ही होगा, तो इसमें हम सभी संविधान माने 1 से लेकर के आपके 104 तक संविधान संशोधन में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनके बारे में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अगला वीडियो हमारा होगा कि जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमारे संविधान में किए गए हैं उनके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता सकूं। तो ठीक है, मैं RK सक्सेना रीवा से आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक जो है वो विदाई लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।